तो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बॉयज़। और एग्जैक्टली केमिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। और केमिस्ट्री के अंदर आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं और उस आर्टिकल का नाम है स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट। इसके पहले के वीडियो में अपन ने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़े, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़े और साथों साथ अपन ने परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन की भी बात की है। अब एग्जैक्टली अपने को जो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ना है उसको अपन स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट बोलेंगे। तो सवाल ये उठने लगा कि इसके पहले अपन ने मोल कंसेप्ट पढ़े हैं, इसके पहले अपन ने मोल कंसेप्ट पढ़े, लेकिन अभी भी अपने को मोल कंसेप्ट ही पढ़ना है। लेकिन उस मोल कंसेप्ट को अपन स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट बोलेंगे। तो फिर से इस स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को सिर्फ दो फार्मूले पता होना चाहिए, अपने को सिर्फ दो फार्मूले पता होना चाहिए और दोनों के दोनों फार्मूले नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है। तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करने लगा, मैं नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करने लगा तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का वही पुराना फार्मूला मेरे पास है। यहाँ पर मैं लिखूंगा गिवन मास, यहाँ पे मैंने गिवन मास लिखा और इसको मैं डिवाइड करता हूँ मोलार मास से। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फार्मूला हो गया। अब ये जो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फार्मूला है, जो मैंने गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखा, तो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास अगर मेरे को दिया है तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ मोल का ये फार्मूला मैं यूज करूंगा। लेकिन मान के चलो बच्चों, किसी केमिकल रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का गिवन मास मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे गिवन मास कैलकुलेट करना है। मेरे पास नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू मेरे पास है, मोलार मास मेरे को पहले से पता है, मोलार मास मेरे को पहले से पता है। तो इस फार्मूले को यूज करके मैं गिवन मास कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इस नंबर ऑफ मोल के फार्मूले को यूज करके अपन एक तो गिवन मास कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन मान के चलो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अगर वॉल्यूम मेरे को दिया है तो वॉल्यूम के फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मेरे पास है, वॉल्यूम के फॉर्म में नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला मेरे पास है, जो कुछ इस तरह से है। यहां पर लिखूंगा गिवन वॉल्यूम, यहां पे गिवन वॉल्यूम लिखूंगा और गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा मोलार वॉल्यूम से। तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, ये भी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के दो फार्मूले मेरे पास है, मतलब इस फार्मूले को यूज करके यहाँ पे मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है, मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो 22.4 लीटर होती है, 22.4 लीटर होती है। अब मान के चलो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अगर मुझे गिवन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मोल की वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल की वैल्यू है, तो इस फार्मूले को यूज करके मैं गिवन वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं। इसका मतलब इस नंबर ऑफ मोल के फार्मूले को यूज करके एक तो मैं गिवन मास कैलकुलेट करूंगा, एक तो मैं गिवन वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पता है तो सवाल ये उठने लगा कि स्टाइकोमेट्री में मोल कंसेप्ट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। तो यहां पे जो स्टाइकोमेट्री नाम लिखा है, यहां पे जो स्टाइकोमेट्री नाम लिखा है, इस स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट के अंदर अपने को एक केमिकल रिएक्शन दी होगी, अपने पास एक केमिकल रिएक्शन दी होगी। अगर केमिकल रिएक्शन अपने को नहीं दी है तो सबसे पहले अपने को केमिकल रिएक्शन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इस स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट के अंदर अगर अपने को क्वेश्चन के साथ डील करना है या क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है तो अपने पास केमिकल रिएक्शन होना। अगर केमिकल रिएक्शन दी है तो अच्छी बात है, या केमिकल रिएक्शन अगर नहीं दी है तो पहले मुझे केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, पहले अपने को केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा और केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद उस केमिकल रिएक्शन को अपन बैलेंस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपना सबसे पहला काम है अपने को केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, अपने को केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर दी है तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर केमिकल रिएक्शन नहीं दी है तो क्वेश्चन को पढ़ के केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा और बाद में उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन को अपन बैलेंस करेंगे और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद
एग्जैक्टली उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कोएफिशिएंट होगा, केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद केमिकल रिएक्शन को अपन बैलेंस करेंगे और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कोएफिशिएंट होगा उसी कोएफिशिएंट को अपन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। दैट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कोएफिशिएंट निकल के आएगा रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद उसी को स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाएगा। दैट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और यहां पे अपन उसी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नंबर ऑफ मोल मानते हुए चलेंगे बच्चों। जैसे मान के चलिए एक केमिकल रिएक्शन मेरे पास आ गई, मैंने एक कोई तो भी केमिकल रिएक्शन लिखा, मैंने लिखा H2 + Cl2, मैंने H2 + Cl2 लिखा तो यहाँ पे मुझे HCl मिला, यहाँ पे मुझे HCl मिला। मान के चलो इस रिएक्शन को मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ HCl, इस रिएक्शन का नाम है फॉर्मेशन ऑफ HCl। मुझे HCl का फॉर्मेशन करना था तो इसी रिएक्शन मैंने लिख दिया, लेकिन रिएक्शन लिखने के बाद मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। तो जब इस रिएक्शन को मैं देखता हूं तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगा और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ट्वाइस लगाऊंगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्वाइस लगा दिया और जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्वाइस लगा दिया अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई तो किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो कोएफिशिएंट होते हैं उसी को स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाता है। जैसे H2 का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, अपन ये बोलेंगे। Cl2 का कोएफिशिएंट भी 1 है और HCl का कोएफिशिएंट 2 है, HCl का कोएफिशिएंट 2 है। तो यहाँ पे ये जो 112 मैंने लिखा, यहाँ पे ये जो 112 निकल के आया है, एग्जैक्टली ये जो 112 है इसी 112 को अपन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे, इसी को स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाएगा। और यहाँ पे ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकल के आया इस रिएक्शन के अंदर, ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, थोड़ी देर के लिए इस रिएक्शन के अंदर जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, थोड़ी देर के लिए स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अपन मोल्स बोल सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकता है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना है। अब मान के चलो इस केमिकल रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री मेरे को पता चली जो 112 है, जो 112 है कुछ इस तरह से। तो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे क्या पता चला, तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे पता चली बच्चों कि जब इस रिएक्शन को मैं अच्छे से देखता हूं, जब इस रिएक्शन को मैं अच्छे से देखता हूं तो इस रिएक्शन के अंदर H2 और Cl2 को रिएक्टेंट बोलेंगे। इस रिएक्शन के अंदर मैंने H2 और Cl2 को रिएक्टेंट बोला और HCl को मैंने प्रोडक्ट बोला, HCl को मैंने प्रोडक्ट बोला। और हर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है तो हर एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है, हर एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। ये अपन बचपन से जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और उसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। इन ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट इज गेट कंज्यूम एंड प्रोडक्ट इज गेट प्रोड्यूस। अपन ऐसा बोल सकता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है और उसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो ये जो रिएक्शन मेरे सामने निकल के आई, ये जो रिएक्शन मेरे सामने निकल के आई, अब इस रिएक्शन के बारे में मैं क्या क्या प्रिडिक्शन कर सकता हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब रिएक्शन मैंने लिख लिया और रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दिया, रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दिया और रिएक्शन के अंदर मेरे को ये पता है कि हर एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट प्रोड्यूस
प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो जब ये केमिकल रिएक्शन मेरे सामने निकल के आई तो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरे को पता चला, इसकी स्टाइकोमेट्री मेरे को पता चली, तो इस रिएक्शन के बारे में मैं कुछ प्रेडिक्शन कर सकता हूं। और वो प्रेडिक्शन कुछ इस तरह से रहेंगे कि यहां पे H2 का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, Cl2 का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और HCl का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। और मान के चलो इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैंने मोल बोला, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने मोल बोला, तो 1 मोल ऑफ H2 है, ये 1 मोल ऑफ H2 है। तो 1 मोल ऑफ H2 को कंज्यूम करने के लिए Cl2 का भी एक H मोल लग रहा है बच्चों। 1 मोल ऑफ H2 को कंज्यूम करने के लिए 1 मोल ऑफ Cl2 की गरज है, 1 मोल ऑफ Cl2 की गरज है। ये पहला प्रेडिक्शन मेरा हुआ। फिर मैं दूसरा प्रेडिक्शन अगर करने लगा तो मैं ये बोलूंगा जब 1 मोल ऑफ H2 कंज्यूम होगा, जब 1 मोल ऑफ H2 कंज्यूम होता है तो 2 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस होता है, अपन ऐसा बोल सकता है। तो एग्जैक्टली इस रिएक्शन में कुछ प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूं कि व्हेन 1 मोल ऑफ H2 इज गेट कंज्यूम, जब 1 मोल H2 कंज्यूम होता है तो उसके साथ एक कच मोल Cl2 का भी कंज्यूम होता है। तो यहां पे पहला प्रेडिक्शन अपन ने लिखे कि व्हेन 1 मोल ऑफ H2, व्हेन 1 मोल ऑफ H2, जब 1 मोल ऑफ H2 इज गेट कंज्यूम, तो जब 1 मोल ऑफ H2 कंज्यूम होगा, जब 1 मोल ऑफ H2 कंज्यूम होगा, तो व्हेन 1 मोल ऑफ H2 इज गेट कंज्यूम, देन तो अपने साथ देन 1 मोल ऑफ Cl2, या फिर अपन ऐसा बोलेंगे 1 मोल ऑफ H2 को कंज्यूम होने के लिए, 1 मोल ऑफ H2 को कंज्यूम होने के लिए फॉर द कंजप्शन ऑफ 1 मोल ऑफ H2, या व्हेन 1 मोल ऑफ H2 इज गेट कंज्यूम, देन यहां पे लिखा जाएगा देन 1 मोल ऑफ Cl2, देन 1 मोल ऑफ Cl2, देन 1 मोल ऑफ Cl2 इज रिक्वायर्ड। ऐसा अपन बोल सकता है कि 1 मोल ऑफ H2 को कंज्यूम होने के लिए, 1 मोल ऑफ H2 को कंज्यूम होने के लिए 1 मोल Cl2 की गरज है, 1 मोल Cl2 की गरज है। और दूसरा प्रेडिक्शन मैं ये बोलूंगा कि जब 1 मोल ऑफ H2 कंज्यूम होगा देन 2 मोल ऑफ HCl इज प्रोड्यूस। तो यहां पे अपन ये लिख सकता है कि व्हेन 1 मोल ऑफ H2 इज गेट कंज्यूम, 1 मोल ऑफ H2 इज गेट कंज्यूम, देन तब क्या होता है, या तब प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होता है, देन 2 मोल ऑफ HCl इज प्रोड्यूस। ये अपन इस रिएक्शन के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री मैंने लिखा, इस रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री मैंने लिख दिया। तो इस रिएक्शन के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मान के चलो अगर मैं नंबर ऑफ मोल बोलने लगा तो इस रिएक्शन के बारे में एक दो चीजें मैं बता सकता हूं कि इस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ H2 को कंज्यूम होने के लिए 1 मोल ऑफ Cl2 की गरज है, 1 मोल ऑफ Cl2 की गरज है। और जब 1 मोल ऑफ H2 कंज्यूम होगा, 1 मोल ऑफ H2 1 मोल ऑफ Cl2 के साथ कंज्यूम होता है तो मेरे को 2 मोल ऑफ HCl मिलता है, मेरे को 2 मोल ऑफ HCl मिलेगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, अपने को H2 या Cl2 का वेट या वॉल्यूम दिया रहेगा, H2 या Cl2 का वेट या वॉल्यूम दिया रहेगा और अपने को HCl का वेट या वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वेट या वॉल्यूम दिया होगा, मास या वॉल्यूम दिया होगा, और किसी पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन मेरे पास है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करने के लिए या किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए अपन स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे। स्टाइकोमेट्री मतलब रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई, और इसके अंदर अपन मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग है, बुकलेट में इसका तरीका कुछ अलग दिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आने वाले समय में अपन स्टाइकोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो ये तो हो गई सिंपल रिएक्शन की बात, ये सिंपल रिएक्शन की बात हो गई। लेकिन मान के चलो बच्चों मेरे पास कंबशन रिएक्शन निकल के आई। अगर मेरे पास कंबशन रिएक्शन आती है तो सबसे पहले अपने को ये पता होना कि कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कि आखिरकार कौनते रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन बोला जाता है। तो
एग्जैक्टली कंबशन रिएक्शन का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहां पर मैं डिफाइन कर लूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात चल रही है। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन। इस चैप्टर के अंदर अपने को इसी कंबशन रिएक्शन के साथ डील करना है। देखा जाए तो कंबशन रिएक्शन के बहुत सारे डेफिनेशन है बच्चों, लेकिन हाल फिलहाल में इस चैप्टर के अंदर अपने को हाइड्रोकार्बन का कंबशन करना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन का कंबशन करना पड़ेगा। तो हाइड्रोकार्बन का अगर मैं कंबशन करने लगा, मान के चलो मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, मेरे पास हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन का कंबशन करना है, इसको जलाना है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन करना पड़ेगा। इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन अपन करेंगे। अब जिसका कंबशन किया जा रहा है या जिस चीज का अपन कंबशन कर रहे हैं, उस चीज के अंदर अगर कार्बन है, उस चीज के अंदर अगर कार्बन है तो अपने को मिलेगा CO2, अपने को CO2 मिलेगा। और जिस चीज का कंबशन किया जा रहा है उसके अंदर अगर हाइड्रोजन भी है तो CO2 के साथ वाटर भी अपने को मिलेगा और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं बच्चों लोअर स्टैंडर्ड से लेके, तो इसको अपन ने कंबशन रिएक्शन बोले, इसको कंबशन रिएक्शन बोले। लेकिन मान के चलो मुझे कार्बन का कंबशन करना है, मुझे कार्बन का कंबशन करना है, तो कार्बन के अंदर मैं ऑक्सीजन को ऐड करूंगा, मैं कार्बन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करूंगा। अब कार्बन के अंदर हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए जब कार्बन का कंबशन होगा, कार्बन का कंबशन होगा तो मेरे को सिर्फ CO2 मिलेगा। कार्बन का जब कंबशन होता है तो यहां पे अपने को वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलता, क्योंकि कार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है। कार्बन के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने के कारण अपने को CO2 के साथ H2O नहीं मिला बच्चों, ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है। लेकिन अब सवाल क्या उठता है, ध्यान से देखो, मान के चलो यहां पे मेरे पास नाम लिखा है कंबशन ऑफ मीथेन। यहां पे मैं कंबशन ऑफ मीथेन की अगर बात करने लगा कि आखिरकार क्वेश्चन के अंदर आ गया, क्वेश्चन के अंदर आ गया कि मीथेन का कंबशन है, क्वेश्चन के अंदर आ चुका है कि मीथेन का कंबशन मुझे करना है। तो सबसे पहले मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे को पता होना, मेरे को सबसे पहले मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना बच्चों। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है। अब CH4 का कंबशन करना है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करूंगा, इसके अंदर मैं ऑक्सीजन को ऐड करूंगा और कार्बन हाइड्रोजन होने के कारण मेरे को CO2 भी मिलेगा और साथों साथ H2O भी मिलेगा, साथों साथ H2O भी मेरे को मिल गया। तो एग्जैक्टली इस रिएक्शन को मैंने कंबशन ऑफ मीथेन बोला, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन ऑफ मीथेन। लेकिन बच्चों रिएक्शन लिखने के बाद, रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना पड़ता है। और ये कोई सादी सूदी ऑर्डिनरी रिएक्शन नहीं है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपन कंबशन रिएक्शन बोलेंगे मेरे बच्चे। तो जब भी कोई कंबशन रिएक्शन मेरे सामने आएगी और उस कंबशन रिएक्शन को अगर मुझे बैलेंस करना है, तो कंबशन रिएक्शन को मैं कैसे भी बैलेंस नहीं कर सकता। अगर मुझे कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करना है तो कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का एक प्रॉपर तरीका है, कैसे भी अपन कंबशन रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते। कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का एक तरीका है बच्चों, और उस तरीके की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में छोटी सी चीज अपन डालेंगे, नोट के फॉर्म में एक छोटी सी चीज यहाँ पे डाली जाएंगी कि कंबशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस अ कंबशन रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं कि अपने को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग, यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ कंबशन रिएक्शन में लिखूंगा। तो फॉर बैलेंसिंग द कंबशन रिएक्शन, फॉर बैलेंसिंग द कंबशन रिएक्शन, पहला काम अपना यह है कि जब भी अपने को कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करना पड़े तो सबसे पहले अपने को कार्बन को बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्टली बैलेंस द कार्बन, फर्स्टली बैलेंस द कार्बन, ये अपना पहला काम हो गया कि सबसे पहले अपन कार्बन आइटम
को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले कार्बन आइटम को बैलेंस करेंगे। कार्बन आइटम को बैलेंस करने के बाद अपने को हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ता है बच्चों। तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया जाएगा, फिर कार्बन को बैलेंस करने के बाद सेकेंडली बैलेंस द हाइड्रोजन आइटम। कार्बन आइटम को बैलेंस करने के बाद अपन हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन आइटम बैलेंस होने के बाद फाइनली अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा एंड फाइनली बैलेंस द ऑक्सीजन आइटम। ये कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का प्रॉपर तरीका है। जब भी किसी कंबशन रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना पड़े तो कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कंबशन रिएक्शन को अपन कैसे भी उटपटांग तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते। कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अपने को कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा, बाद में अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और फाइनली अपने को ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ता है। तो पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। तो ये एक कंबशन रिएक्शन मेरे सामने निकल के आई। तो सबसे पहले मुझे कार्बन को बैलेंस करना है। पहले कार्बन को बैलेंस करूंगा तो मैं देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही कार्बन है, तो राइट हैंड साइड में भी एक ही कार्बन होना, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक ही कार्बन। तो कार्बन को बैलेंस करने की गरज नहीं है। इस रिएक्शन के अंदर कार्बन को बैलेंस करने की गरज नहीं है। फिर सेकेंडली मैं हाइड्रोजन के साथ जाता हूं। जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहां पे मुझे ट्वाइस लिखना पड़ेगा। वहां पे मैंने ट्वाइस लिखा। अब वहां पे मैंने ट्वाइस लिखा तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। लेकिन बच्चों वहां पे ट्वाइस लिखने के कारण इधर के साइड में 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, उधर 4 ऑक्सीजन हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही ऑक्सीजन है। तो फाइनली मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अपने को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो 4 ऑक्सीजन उधर, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन होना। तो यहां पर मैंने ट्वाइस लगा दिया। तो मैंने पहले कंबशन रिएक्शन लिखा, बाद में उसको मैंने बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद अभी इसकी स्टाइकोमेट्री अगर मैं लिखता हूं तो CH4 का कोएफिशिएंट 1 है, O2 का कोएफिशिएंट 2 है, CO2 का कोएफिशिएंट 1 है, और वाटर का कोएफिशिएंट 2 है। मैं ऐसा बोलूंगा, और इसी को मैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलता हूं। और थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अपन नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकता है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन होने के लिए 1 मोल ऑफ मीथेन जब कंबस्ट होता है तो 2 मोल ऑफ O2 की गरज है। मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन करने के लिए 2 मोल्स ऑफ O2 की गरज है। अपन ऐसा बोल सकता है कि जब 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन होगा तो 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन करने के लिए 2 मोल्स ऑफ O2 की गरज है। या फिर 1 मोल ऑफ मीथेन का जब कंबशन होता है तो 1 मोल CO2 का मिलता है, 1 मोल CO2 का मिलेगा, और 2 मोल H2O का मिलेगा। अपन ऐसा प्रेडिक्शन कर सकता है बच्चे। और इसी से रिलेटेड मान के चलो क्वेश्चन क्या ऐसा कुछ आ गया कि अपने पास ये जो मीथेन है, इस मीथेन का वेट मेरे पास दिया है। मान के चलो क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, या हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन, 10 ग्राम ऑफ मीथेन। मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम मेरे को दिया रहेगा, और किसी दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में मैं स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट को यूज करूंगा। और जब मैं स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट को यूज करता हूं तो ये जो स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट है, इसके अंदर 3 टाइप के प्रॉब्लम मेरे सामने निकल के आएंगे। कि स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट के अंदर 3 टाइप के प्रॉब्लम अपने सामने निकल के आते हैं। कि पहला टाइप कुछ इस तरह से हो जाता है,
पहला टाइप कुछ इस तरह से हो जाता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास मेरे को दिया है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास मेरे को दिया है, और किसी दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मासच मेरे को कैलकुलेट करना है। मतलब मेरे को वेट ही दिया है और वेटच कैलकुलेट करना है, या फिर मास दिया है और मास ही कैलकुलेट करना है, तो उसको मैं बोलूंगा मास मास रिलेशनशिप, उसको बोला जाएगा मास मास रिलेशनशिप। मतलब जो पहले टाइप के प्रॉब्लम आएंगे वो इस टाइप के अंदर आएंगे, जिसको मास मास रिलेशनशिप बोला जाएगा। फिर दूसरा टाइप कुछ इस तरह से हो सकता है कि किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास मेरे को दिया है, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास मेरे को दिया है, और किसी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम मेरे को कैलकुलेट करना है। तो ऐसे कंडीशन में दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ऐसे कंडीशन में उस रिलेशनशिप को अपन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बोलेंगे। बच्चों ध्यान में रखना है, ये उल्टा भी हो सकता है। मान के चलो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया है और मास कैलकुलेट करना है, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बोलो या वॉल्यूम मास रिलेशनशिप बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो तीसरा टाइप आता है वहां पे मुझे वॉल्यूम दिया होगा, वहां पे अपने को वॉल्यूम दिया होगा, वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूमच कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम अपने को दिया है और वॉल्यूम ही अपने को कैलकुलेट करना है, तो उसको बोला जाता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब ये जो स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट है, इस स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट के अंदर, इस स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट के अंदर अपने पास जो क्वेश्चंस निकल के आएंगे, अपने पास जो न्यूमेरिकल से ऑब्जेक्टिव निकल के आएंगे, वो इन तीन टाइप को फॉलो करेंगे। एक तो रहेगा मास मास रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, एक तो रहेगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, एक तो रहेगा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम इसके अंदर कैसा भी आए, प्रॉब्लम इसके अंदर कैसा भी आए, अपने को सिर्फ दो फार्मूलों के साथ जाना है बच्चे। पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का इन टर्म्स ऑफ वेट गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। ये दो फार्मूले आपको पता होना, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका अपने को पता होना, तो आसानी से इन क्वेश्चन के साथ अपन डील कर सकते हैं बच्चों। चलो तो यहां तक आप लोग कॉपी करके रखो, फिर मैं बताता हूं कि इस आर्टिकल में क्वेश्चन कैसे आता है और उन क्वेश्चन के साथ कैसे डील किया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में यहां तक आप लोग कॉपी करके रखिएगा। चलो बच्चा, आई होप तो आपने कॉपी कर लिए होंगे, और कॉपी नहीं किए तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करके कॉपी करते हुए चलिएगा। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली अभी अपन इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकल के आती है। तो उतने फार्मूलेस को मैं रहने देता हूँ और इतना पोर्शन में इरेज करता हूँ। चलिए, तो अच्छी खासी जगह अपन ने क्रिएट कर लिए। इन फार्मूले को एज इट इज़ रहने देना था, लेकिन ये थोड़े मिट गए। तो ये था गिवन मास इज इक्वल टू का साइन था और ये नंबर ऑफ मोल्स था। चलो ये m है, इसकी गरज अपने को पड़ेगी इसलिए इसको अपन रहने दिए। चलिए बच्चों, तो एग्जैक्टली थेरोटिकल पोर्शन पढ़ने के बाद यहाँ पे अपन सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और जब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ तो मेरे सामने इलस्ट्रेशन निकल के आता है, अपने सामने कुछ इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो इलस्ट्रेशन के अंदर जब मैं पेज नंबर 16 पे जाता हूँ, जब अपन पेज नंबर 16 पे जाएंगे तो पेज नंबर 16 पे इलस्ट्रेशन नंबर 31 लिखा है।
पेज नंबर 16 पे इलस्ट्रेशन नंबर 31 लिखा है और वहाँ पे लिखा है टाइप 1, वहाँ पे टाइप 1 लिखा है और टाइप 1 में मास का रिलेशन मास के साथ है, मास मास रिलेशनशिप जिसको बोला गया। लेकिन बच्चों मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताता हूँ और ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है अपन बात उसकी करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर बोला है हाउ मच आयरन, क्वेश्चन के अंदर अपने को बोलता है कि हाउ मच आयरन थेरोटिकली, हाउ मच आयरन थेरोटिकली ऑब्टेन्ड, हाउ मच आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड, हाउ मच आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड। थेरोटिकली नाम मैंने नहीं लिखा, मैंने सीधा ऑब्टेन लिखा। इन द रिडक्शन ऑफ, इन द रिडक्शन, क्वेश्चन के अंदर बोला है in the reduction of 1 kg of, in the reduction of 1 kg of Fe2O3, in the reduction of 1 kg of Fe2O3। क्वेश्चन कुछ इस तरह से अपने पास लिखा है, ऐसा क्वेश्चन अपने पास लिखा है। तो अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन अपने सामने आते हो तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन के अंदर बोला है Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ Fe2O3। तो जब Fe2O3 का रिडक्शन होगा, जब Fe2O3 का रिडक्शन होगा तो Fe2O3 का रिडक्शन होने के बाद जो Fe मेरे को मिलेगा, जो आयरन मेरे को मिलेगा, वो आयरन मेरे को कितना मिलेगा। अपने को ये बोला है कि 1 kg ऑफ Fe2O3 का रिडक्शन होने के बाद अपने को कितना ग्राम, अपने को कितना ग्राम Fe मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन ऐसे टाइप के आता है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को स्टाइकोमेट्री को यूज करना पड़ता है, स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे। और जब भी अपन स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट को यूज करता है तो अपना सबसे पहला काम है रिएक्शन को लिखना। तो रिएक्शन का नाम है रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन का नाम है। तो अपन ने शायद लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हो, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलूंगा। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन, उसको रिडक्शन बोला जाएगा। तो रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है Fe2O3 का, मेरे पास Fe2O3 है, इसका रिडक्शन करूंगा, मतलब इसके अंदर मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा, इसके अंदर मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो यहां पे मेरे को Fe मिलेगा, Fe के साथ साथ यहां पे मेरे को H2O भी मिलेगा। तो जब मैं Fe2O3 का रिडक्शन करता हूं, मतलब जब Fe2O3 का एडिशन मैं हाइड्रोजन के साथ करता हूं तो मेरे को Fe मिला, मेरे को आयरन मिला, साथों साथ मेरे को वाटर भी मिला, साथों साथ मेरे को वाटर भी मिला। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है बच्चों, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। और क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन नहीं है, that reaction does not called as combustion reaction, तो इस रिएक्शन को मैं कैसे भी बैलेंस कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 Fe है तो यहाँ पे भी ट्वाइस Fe लगाना पड़ेगा, वहाँ पे 2 Fe तो वहाँ पर मैंने ट्वाइस Fe लगा दिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बराबर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, इधर में 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मुझे थ्राइस लगाना पड़ेगा, वहाँ पे मैंने थ्राइस लगा दिया। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे भी मुझे थ्राइस लगाना पड़ेगा, वहां पे भी मैं थ्राइस लगाऊंगा। अब हो गया मेरा काम। इस तरह से रिएक्शन मैंने लिख दिया, रिएक्शन मैंने लिख दिया और रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दिया। रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है और रिएक्शन बैलेंस होने के बाद रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री लिखना पड़ता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद अपन रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री लिखेंगे बच्चों। तो देखिएगा रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री कैसे लिखेंगे। Fe2O3 का कोएफिशिएंट 1 है तो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हुआ। H2 का कोएफिशिएंट 3 है, Fe का कोएफिशिएंट 2 है, H2O का कोएफिशिएंट 3 है और ये जो मैंने लिखा है इसको अपन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। दैट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाएगा। और थोड़ी देर के लिए इसी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मैं नंबर ऑफ मोल भी बोल सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये
स्टाइकोमेट्री है। तो अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है देखो, अब क्वेश्चन के अंदर मेरे को 1 किलोग्राम ऑफ Fe2O3 बोला है कि जब 1 kg ऑफ Fe2O3 का रिडक्शन होगा तो कितना ग्राम मेरे को Fe मिलेगा, कितना ग्राम मेरे को Fe मिलेगा, मतलब मेरे को मास दिया है और मासच कैलकुलेट करना है। अपने को मास दिया है और मास ही कैलकुलेट करना है, तो अपन मास मास वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे। लेकिन वो रिलेशनशिप क्या बोलता है वो जाने दीजिए, आप लोग सिर्फ टेक्निक पे ध्यान दीजिए, आप लोग ट्रिक पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो ट्रिक इसकी ये बोलती है कि जब भी ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास दिया हो और दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास अगर कैलकुलेट करना हो, तो जिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास मेरे को दिया है, जिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास अपने को दिया रहेगा, उसके लिए पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड करो। जिसका मास अपने को दिया है उसके लिए नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। तो अपने पास मास दिया है Fe2O3 का, अपने पास Fe2O3 का मास दिया है, तो यहां पे मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करूंगा, मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स अपन फाइंड करेंगे Fe2O3 के, अपन Fe2O3 के नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप Fe2O3 के ही नंबर ऑफ मोल क्यों फाइंड कर रहे, क्योंकि मेरे को उसी का मास दिया है, मेरे को उसी का मास दिया है। तो जिसका मास दिया है उसके लिए नंबर ऑफ मोल फाइंड करो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2O3, तो फार्मूला मेरे पास है गिवन मास, फार्मूला मेरे पास है गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये फार्मूला अपने पास है। अब ये जो Fe मेरे पास है, ये जो Fe मेरे पास है, Fe का गिवन मास मेरे पास है 1 किलोग्राम। अब Fe का गिवन मास, Fe का जो गिवन मास मेरे पास है, गिवन मास मेरे को दिया है 1 kg, गिवन मास मेरे को 1 kg दिया है बच्चों। लेकिन मास मेरे को ग्राम में होना, मास मेरे को ग्राम में होना, क्योंकि मोलर मास भी ग्राम में आएगा। तो 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा। ये तो हो गई गिवन मास की बात। लेकिन Fe2O3 का मेरे को मोलार मास भी होना, मेरे को मोलार मास भी होना। तो मोलार मास कैलकुलेट करना है Fe2O3 का। तो Fe का जो एटॉमिक वेट होता है, जो Fe का एटॉमिक वेट होता है वो होता है बच्चों 56, ये 56 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है, तो ये Fe2O3 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 × 56 प्लस यहाँ पे लिखूंगा O3 है 16 × 3, 16 × 3। और जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ बच्चों, तो यह आएगा 160 ग्राम, ये 160 ग्राम आएगा कुछ इस तरह से। अब मेरे पास गिवन मास आ गया, मेरे पास मोलार मास आ गया, तो मैं आसानी से नंबर ऑफ मोल फाइंड करूंगा। अब ये नंबर ऑफ मोल है Fe2O3 का, नंबर ऑफ मोल है Fe2O3 का। गिवन मास है 1000 ग्राम, गिवन मास 1000 ग्राम है, और मोलार मास है 160 ग्राम, मोलार मास 160 ग्राम है। और जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो नंबर ऑफ मोल मेरे को पता चलता है Fe2O3 के 6.25। अब देखिएगा अपना काम हो गया। अभी अपन क्या करेंगे, अब एग्जैक्टली अपन ने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिया Fe2O3 के। तो अभी अपने को ये पता करना है कि Fe कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ, Fe कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ। तो Fe के नंबर ऑफ मोल मेरे को पता चले, मेरे को N की वैल्यू पता चली Fe2O2 की जो 6.25 है, 6.25 है। अब देखो स्टाइकोमेट्री कैसे काम करती है, या स्टाइकोमेट्री का मेन रोल यहाँ पे क्या है। अब स्टाइकोमेट्री से जब भी मेरे को पता चला कि 1 मोल ऑफ Fe2O3 का जब रिडक्शन होता है, 1 मोल ऑफ Fe2O3 का जब रिडक्शन होगा तो 2 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस होता है, 2 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस होगा। अब मान के चलो Fe2O3 का नंबर ऑफ मोल 6.25 है, मतलब एक Fe2O3 के लिए 2 Fe बन रहे। अपन ऐसा बोलेंगे कि मेरे पास एक Fe2O3 है और एक कच Fe2O3 के लिए 2 Fe बन रहे, 2 Fe बन रहे। तो मेरे को ये बताओ बच्चों कि 6.25 Fe2O3 के लिए, 6.25 Fe2O3 के लिए कितना Fe बनेगा। अब एक के लिए 2 बन रहा, एक के लिए 2 बन रहा, तो अभी सी बात है 6.25 के लिए, 6.25 के लिए कितना बनेगा ये सवाल उठता है। तो 6.25 का डबल बनेगा, 6.25 का डबल, तो 6.25 का डबल मतलब ये 12.5 हो जाएगा बच्चे। तो मेरे को Fe का नंबर ऑफ मोल पता चला, Fe का नंबर ऑफ मोल पता चला जो 12.5 है। फिर से देखो ये कहां से आया, एक Fe के लिए मतलब एक Fe2O3 के लिए 2 Fe बन रहे,
एक कच Fe2O3 के लिए 2 Fe बन रहे, तो 6.25 Fe2O3 के लिए कितने Fe बनेंगे? अब एक के लिए 2 बन रहे, एक के लिए 2 बन रहे, तो 6.25 के लिए 12.5 बनेंगे, 6.25 के लिए 12.5 बनेंगे। हो गया मेरा काम। अभी यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल Fe का नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे अपन लिखेंगे गिवन मास, यहाँ पे गिवन मास और गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास यहाँ पे अपन लिखेंगे। अभी Fe का नंबर ऑफ मोल मेरे को पता है जो 12.5 है, Fe का नंबर ऑफ मोल अपने को पता है जो 12.5 है। Fe का गिवन मास मेरे को होना, मेरे को Fe का गिवन मास होना, अब जिसकी वैल्यू मेरे को होना, मान के चलो उसको मैंने x कंसीडर कर लिया, उसको मैंने x कंसीडर कर लिया। Fe का मोलर मास मेरे पास है, Fe का जितना एटॉमिक मास उतना ही मोलर मास हो जाएगा। तो ये है बच्चों 56, यहाँ पे 56 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 56 इंटू 12.5, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं 56 को 12.5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की वैल्यू आती है 700 ग्राम, x की वैल्यू 700 ग्राम आई। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 kg ऑफ Fe2O3 रिड्यूस हुआ, जब 1 kg ऑफ Fe2O3 रिड्यूस हुआ, तो ऐसे कंडीशन में कितना आयरन मिला? तो अपन बोलेंगे 700 ग्राम ऑफ, 700 ग्राम ऑफ आयरन, 700 ग्राम ऑफ Fe इज गेट प्रोड्यूस, इज गेट प्रोड्यूस। और अपने को क्वेश्चन के अंदर यही पूछा था कि जब Fe2O3 का या 1 kg Fe2O3 का जब रिडक्शन होता है तो कितना ग्राम Fe मिलता है? तो अपन बोलेंगे 700 ग्राम ऑफ Fe अपने को पता चला। तो इस टेक्निक को यूज कीजिएगा, इसी कंसेप्ट को यूज कीजिएगा ताकि आने वाले समय में अपन स्टाइकोमेट्री बेस्ड मोल कंसेप्ट का हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके बच्चे। तो पहला क्वेश्चन था जो अपन ने सॉल्व किए, आप लोग यहां तक कॉपी करके रखिएगा। चलो, तो आप लोग यहाँ तक कॉपी करके रखिएगा बच्चों। फिर एग्जैक्टली बाद में अपन देखेंगे कि मास का रिलेशन का प्रॉब्लम और कैसा निकल के आएगा, मास वॉल्यूम का प्रॉब्लम कैसा होगा, वॉल्यूम का प्रॉब्लम कैसा होगा, वो अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। फिर अपन कल के वीडियो के अंदर और इलस्ट्रेशन वाले स्टाइकोमेट्री वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलो, तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।